जो वेलोसिटी कांस्टेंट है किन किन फैक्टर पर डिपेंड्स करता है वो देखते हैं। द वेलोसिटी कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। नंबर फर्स्ट लेते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ a reaction are constant। एक निश्चित टेम्परेचर पर, स्थिर ताप पर जो वेलोसिटी कांस्टेंट है उस किसी रिएक्शन के लिए उसका वैल्यू कांस्टेंट रहता है और डेफिनेट रहता है। टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर वेलोसिटी कांस्टेंट आल्सो इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी भी रिएक्शन का जो वेलोसिटी कांस्टेंट है वो इंक्रीज होता है। Next, the velocity constant does not depend on the concentration and the pressure of the reactants। किसी भी रिएक्शन का जो वेलोसिटी कांस्टेंट है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन और प्रेशर उस रिएक्शन पर जो अप्लाई किया जा रहा है उस पर डिपेंड्स नहीं करता है, इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है, चाहे कंसंट्रेशन हम रिएक्टेंट का बढ़ाते हैं या घटाते हैं, इसी प्रकार से चाहे प्रेशर को हम बढ़ाएं या घटाएं, वेलोसिटी कांस्टेंट पर कोई इस रिएक्शन का इन इफेक्ट्स का कोई चेंज नहीं आता है। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इंक्रीज द वेलोसिटी कांस्टेंट। हाँ, कैटलिस्ट अगर डालते हैं रिएक्शन में तो वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट भी उसका चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि वेलोसिटी कांस्टेंट को इफेक्ट करते हैं या इन पर डिपेंड करता है वेलोसिटी कांस्टेंट। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आइए देखते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एट अ गिवन टेम्परेचर the ratio of rate constant of the forward and the backward reactions is known as equilibrium constant and it is denoted by Kc। एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या, दोनों डायरेक्शन में रिएक्शंस होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है और बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है उसके रेशियो को हम कहेंगे Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kc इक्वल टू Kf अपॉन Kb। कैसे, आइए देखते हैं। कंसीडर अ होमोजेनियस रिवर्सिबल रिएक्शन, कंसीडर अ होमोजेनियस रिवर्सिबल रिएक्शन जैसे ये है A प्लस B इक्वल टू C प्लस D। A का कंसंट्रेशन स्मॉल a लिया गया, B का कंसंट्रेशन स्मॉल b, C का स्मॉल c और D का स्मॉल d। सब गैसियस हैं। ठीक है ना, या बहुत सिंपल कर देते हैं, अभी कंसंट्रेशन के लिए नहीं बता रहे हैं। इसमें नेक्स्ट स्टेप जब हम लेंगे तब ले लेंगे। सिंपल रिएक्शन ले रहे हैं, दो रिएक्टेंट है हमारा A प्लस B, प्रोडक्ट बनना हमारा C प्लस D। तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है हमारी, फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट है हमारे A और B और ये रिएक्शन आगे बढ़ती है और बढ़ती है C प्लस D। ठीक है, तो फॉर या सीधा से देखो, according to law of mass action, rate of forward reaction is proportional to product of active masses of reactant। रिएक्टेंट क्या है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए AB
और ए का एक्टिव मास ब्रैकेट ए, बी का एक्टिव मास जो होगा ब्रैकेट बी, और इनका प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं, एक कांस्टेंट आ जाता है के एफ, ठीक है ना, और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हम आर एफ से डिनोट किए लेते हैं, ठीक है ना। वेयर द के एफ इज, वेयर के एफ इज velocity constant, velocity constant for forward reaction. Now rate of backward reaction, rate for backward reaction is proportional to बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट होगा, अब क्या होगा वो रिएक्टेंट सी और डी, क्योंकि ये रिएक्शन थी, अब ये रिएक्टेंट है और ये हो जाएंगे प्रोडक्ट, क्योंकि ये डिकम्पोज होकर के फिर से हमें ए और बी दे रहे हैं। एक्टिव मास ऑफ सी एंड एक्टिव मास ऑफ डी और इनके प्रोडक्ट के, ये साइन अगर हम हटाते हैं और इस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को हम डिनोट करते हैं आर बी से, तो ये कांस्टेंट आता है के बी ब्रैकेट सी ब्रैकेट डी, वेयर के बी इज वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है ना। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, दोनों ही रिएक्शन के रेट इक्वल हो जाते हैं। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, आर एफ इक्वल टू आर बी, और आर एफ का वैल्यू रख दीजिए, क्या है ये, क्या एफ ए बी इक्वल टू के बी सी डी। के बी को यहां लाइए, इसके नीचे ए बी को नीचे ले लीजिए, तो ये हो जाता है के एफ अपॉन के बी, दिस इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ सी एक्टिव मास ऑफ डी अपॉन active mass of A into active mass of B. Now, it is the ratio of velocity constant of the forward and backward reaction. So, it can be denoted by a new constant Kc, where Kc is known as the equilibrium constant of the reaction. तो इस तरह से ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी रिएक्शन के लिए आ जाता है। तो जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लिखते हैं किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का, तो जो प्रोडक्ट होता है उनके एक्टिव मासेस ऊपर लिखते हैं डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में, और जो रिएक्टेंट है उनके एक्टिव मासेस डिनोमिनेटर में हम नीचे की तरफ लिखते हैं। तो इस तरह से हम किसी का इक्वेशन तैयार करते हैं, इसमें न्यूमेरिकल वगैरह भी आगे देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किन फैक्टर पर डिपेंड करता है और किन फैक्टर पर इंडिपेंडेंट रहता है। तो हम देखते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इक्विलिब्रियम को इफेक्टेड करते हैं। नंबर पहला है, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंसंट्रेशन एंड प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन या प्रेशर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाएं या कम करते हैं, या रिएक्शन पर प्रेशर को बढ़ाएं या कम करें,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगर हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ता है, प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, और इक्विलिब्रियम को कांस्टेंट रखने के लिए रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन भी बढ़ जाता है, यानी कि इक्विलिब्रियम सेटअप रहता है हमारा। सेम इसी तरह से प्रोडक्ट प्रेशर पर ही रहता है। तो चलिए आप दूसरा फैक्टर देखते हैं इसका। इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की प्रेजेंस का भी इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता भाई? अगर कैटलिस्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, और जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगा तो ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट बढ़ेगा, और इक्विलिब्रियम को सेटअप रखने के लिए बैक रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाएगा, यानी कि जो बना बनाया प्रोडक्ट है हमारा वो भी डिकम्पोज होकर के रिएक्टेंट देना शुरू कर देगा। तो यानी दोनों रिएक्शन का रेट हमारा इंक्रीज हो रहा है अगर हमने उसमें पॉजिटिव कैटलिस्ट डाला है, और अगर नेगेटिव कैटलिस्ट डाल दिया तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होगा, फलस्वरूप रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब है कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों ही इक्वली चेंज होंगे, तो रिजल्ट ये रहेगा कि टोटल चेंज जो है नथिंग होगा, कुछ नहीं होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही रहेगा। तीसरा पॉइंट लेते हैं इसमें। टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट decreases and increase in temperature of the endothermic reaction। यानी कि कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है कि जब रिएक्टेंट रिएक्ट करें, प्रोडक्ट बनाए और साथ में हीट इवॉल्व हो, ऐसी रिएक्शन कहलाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हीट तो ऑलरेडी निकल ही रही है, फिर टेम्परेचर और हमने बढ़ा दिया तो ये इसके अनफेवरेबल कंडीशन हो गई, ठीक है ना। ये क्या करेगा, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिक्रीज कर देगा। तो फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन इफ इंक्रीज इन द टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिक्रीजेस, है ना। तो किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू डिक्रीज होता है। क्यों होगा भाई डिक्रीज? भाई हीट इवॉल्व हो रही है, अगर हीट हमने दी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, ठीक है ना, जिससे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिस्टर्ब होगा और वो डिक्रीज होगा। फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें कि हीट देने पर रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। प्रोडक्ट को अगर गर्म करें, प्रोडक्ट के साथ में हीट दें तो तब ये रिएक्शन स्टार्ट होगी, तब ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी या रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। ऐसी रिएक्शन जिनको टेम्परेचर देने पर जिनका रेट बढ़ता है, ऐसी रिएक्शन कहलाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन के अगर टेम्परेचर को हम बढ़ा दें तो टेम्परेचर बढ़ाना तो उनके लिए फेवरेबल कंडीशन हो गया, तो क्या होगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। तो ये देखते हैं relation between the equilibrium constant of forward and backward reaction। किसी भी रिवर्सल रिएक्शन में हम जो उसकी फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और बैकवर्ड रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन होगा वो देखते हैं। कंसीडर द होमोजेनियस रिवर्सल रिएक्शन, कंसीडर अ homogeneous reversible reaction A plus B is equal to C plus D। For forward reaction, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए अगर हम देखें Kc का वैल्यू निकालते हैं, भाई यहाँ A प्लस बी मिलकर के C और D बना रहे हैं,
बैक रिएक्शन में बोला सी और डी मिल करके फिर से ए और बी दे रहे हैं, तो ये फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन पहले रिएक्शन के लिए अगर हम देखें तो केसी का वैल्यू अभी केसी का पिछले ही टॉपिक पर मैंने लिया हुआ है, तो केसी कैसे लिखते थे कि एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट ऊपर लिखते थे, प्रोडक्ट क्या है इस समय फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए सी और डी, तो इनके प्रोडक्ट एक्टिव मास के रूप में हमने ये ऊपर लिख दिए, और इसी तरह से रिएक्टेंट के एक्टिव मास हमने नीचे लिख दिए। तो ये रिएक्शन हो गई है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए केसी की इक्वेशन 1। फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, अब रिएक्टेंट चेंज हो गया, रिएक्टेंट हो गया है सी डी और प्रोडक्ट हो गया हमारा ए बी, और हमें प्रोडक्ट तो ऊपर रखना है, और इस कांस्टेंट को हम डिनोट कर लेते हैं केसी डैश से। तो प्रोडक्ट ऊपर, प्रोडक्ट है इस समय ए और बी, तो एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी अपॉन एक्टिव मास ऑफ सी अपॉन एक्टिव मास ऑफ डी इंटू एक्टिव मास ऑफ बी, इक्वेशन 7। फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन में अगर हम देखें तो क्या रिलेशन हमें दिखाई दे रहा है, देखिए यहां पर सी डी ऊपर है, सी और डी, यहाँ पर सी और डी नीचे है, यहाँ पर ए और बी नीचे था पहले रिएक्शन में, तो दूसरी रिएक्शन में ये ऊपर हो गया। दूसरे शब्दों में हम कहें कि ये रिएक्शन पलट गई है, अपोजिट हो गई, इनवर्स हो गई है, ठीक है ना। अगर इनवर्स हो गई है तो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंटों में भी इन्वर्सन का रिलेशन है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड Kc इक्वल टू 1 अपॉन Kc डैश, और ये भी लिख सकते हैं कि Kc डैश इक्वल टू 1 अपॉन Kc। ये क्या लें, Kc जो है Kc डैश का अपोजिट है, इनवर्स है, या Kc डैश इनवर्स है Kc का। तो ये रिलेशन निकल कर के आ गया फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है ना। तो इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो एक्सप्लेन कर देते हैं एग्जांपल के द्वारा। तो एग्जांपल ये है, एट 445 डिग्री सेल्सियस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर रिएक्शन H2 plus I2 इक्वल टू ट्वाइस HI इज 50। इस रिएक्शन के लिए Kc का वैल्यू 50 दे दिया है। फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc डैश फॉर दिस रिएक्शन। ये रिएक्शन के लिए Kc का वैल्यू दिया है और इस रिएक्शन के लिए हमें Kc का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले इनके बीच में हम रिलेशन निकाल लें, क्वेश्चन इजीली हल हो जाएगा। तो देखते हैं पहले फॉर रिएक्शन H2 plus I2 इक्वल टू ट्वाइस HI। इसके लिए Kc की इक्वेशन अगर हम बनाते हैं तो जो प्रोडक्ट है वो ऊपर लिखें HI ब्रैकेट में, और जो इसके नंबर ऑफ मोल्स दिख रहे हैं 2 है जो, वो पावर के रूप में ऊपर लिखें। इसी तरह से यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट H2 इंटू ब्रैकेट I2। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फॉर द रिएक्शन सेकेंड, for reaction twice HI equal to H2 plus I2, ठीक है ना। इसके लिए कांस्टेंट है Kc डैश इज इक्वल टू, अब यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है हमारे हाइड्रोजन आयोडीन, तो हाइड्रोजन एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू एक्टिव मास ऑफ आयोडीन को ऊपर रखा, और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्टिव मास ऑफ HI, और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो पावर के रूप में लिखते हैं। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब अगर हम इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट को देखें तो जो हमारा Kc डैश है सेकंड रिएक्शन है वो पहली रिएक्शन के जस्ट अपोजिट दिख रहा है। जो यहाँ डिनोमिनेटर था वो यहाँ न्यूमरेटर हो गया, और जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड Kc डैश इक्वल टू 1 अपॉन Kc है, और Kc का वैल्यू हमें दिया हुआ था, ये दिया था Kc इक्वल टू था हमारा
50, तो केसी की जगह 50 प्लेस कर दीजिए, केसी डैश इक्वल टू 1/50, ये आ गया हमारा केसी डैश का वैल्यू। 50 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, और पॉइंट लगाया, एक जीरो बढ़ाया 10 हो गया, फिर जीरो लगाया 100 हो गया, और 0.2, तो केसी डैश इक्वल टू 0.02, ये हमारा आंसर हो गया है। तो बच्चों इस वीडियो में यहां तक इसको रखते हैं, और उम्मीद है कि जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं, एक्सप्लेन किए हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो वही कि आप कमेंट्स करिए, और वीडियो में क्या आप सुधार चाहते हैं, क्या हमारे तरीके में आपको संशोधन चाहिए है ना, क्या चेंज करना है, वो आप कमेंट्स में लिख करके बताइए। कमेंट्स के जवाब जरूर आपको मिलेंगे। और चैनल के ग्रोथ के लिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।